मैं डॉक्टर सविता रावत डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर हूं और आज मैं आपका जो विषय ले रही हूं वो पूर्व में ये विषय जारी है, उसी का अगला भाग है। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ साइंस टीचिंग। इससे पहले हमने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ा था, उनकी आवश्यकता, महत्व और उनमें क्या डिफरेंस होता है या कैसे इन्हें प्राप्त किया जाता है। इसके पश्चात हमने इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा और संज्ञानात्मक पक्ष या कोग्निटिव डोमेन के अंतर्गत जो उद्देश्य आते हैं, कोग्निटिव ऑब्जेक्टिव्स, उनके बारे में हमने पार्ट 2 में विस्तार से पढ़ा। आज हम पार्ट 3 के विषय में अर्थात अफेक्टिव डोमेन या भावात्मक पक्ष के विषय में पढ़ेंगे। ये हमारा जो अफेक्टिव डोमेन है, इससे संबंधित जो हमारे उद्देश्य हैं उनको हम भावात्मक प्राप्य उद्देश्य भी कहते हैं। इनका संबंध परिस्थिति तथा घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना, अनुक्रियाएं करने के लिए इच्छा जताना या दिखाना, विभिन्न प्रत्ययों का मूल्य समझना, विभिन्न मूल्यों का प्रतिपादन करना, मूल्यों की प्रणाली का प्रत्ययीकरण करके व्यवस्थित रूप प्रदान करना और मूल्यों का चारित्रीकरण या कैरेक्टराइजेशन करना होता है। ये अफेक्टिव डोमेन हमारे भाव पैदा करने वाले या हमारे अंदर ये हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो हमारे चरित्र के निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं। यह हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यक्तित्व को एक अच्छा रिफ्लेक्शन प्रदान करते हैं। विद्यालय की विभिन्न शैक्षिक क्रियाएं जो होती हैं, चाहे वो एकेडमिक हो या नॉन एकेडमिक हो, करिकुलर हो या आपकी नॉन करिकुलर हो या एक्स्ट्रा करिकुलर हो, वो सारी एक्टिविटीज जो हैं उनसे इनडायरेक्टली या डायरेक्टली हम भावात्मक प्राप्य उद्देश्यों की प्राप्ति करते हैं। कर्थवाल ने 1964 में भावात्मक पक्ष की उद्देश्यों को 6 कैटेगरीज में वर्गीकृत किया। पूर्व की भांति जैसा आपने उसमें देखा था, या संज्ञानात्मक पक्ष या कोग्निटिव डोमेन में, ये प्रत्येक वर्ग एक निश्चित क्रम में वर्गीकृत है और कठिनाई के स्तर पर या क्रम के आधार पर आरोही क्रम यानी कठिनाई के बढ़ते हुए क्रम में इनको व्यवस्थित किया गया है। तो भावात्मक पक्ष के जो 6 उद्देश्य हम देखेंगे वो हायरार्किकल ऑर्डर में है। ये बीच में हमारी जो कैटेगरी है भावात्मक पक्ष, अफेक्टिव डोमेन, इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो पहला है रिसीविंग, आग्रहण, अनुक्रिया या रेस्पॉन्डिंग, अनुमूल्यन या वैल्यूइंग, प्रत्ययीकरण या कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, व्यवस्थापन या ऑर्गेनाइजेशन, और छठा है चरित्र निर्माण या कैरेक्टराइजेशन। ये बढ़ते हुए क्रम में रिसीविंग बहुत लोअर स्तर का भावात्मक पक्ष उद्देश्य है, जस्ट घटनाओं को रिसीव करना, और कैरेक्टराइजेशन हाईएस्ट लेवल है भावात्मक पक्ष या भावात्मक उद्देश्यों का, जब हम जो हमने रिसीव किया था उसको एज अ कैरेक्टर अपनी पर्सनालिटी, अपने व्यक्तित्व में धारण कर लेते हैं। पहला हमारे पास उद्देश्य आता है रिसीविंग भावात्मक पक्ष के अंतर्गत या आग्रहण, अर्थात परिस्थिति या घटनाओं के प्रति संवेदनशील होना। हमारे वातावरण में जो भी परिस्थितियां, जो भी घटनाएं हमारे चारों तरफ हो रही हैं, विद्यालय के दौरान, एकेडमिक्स, नॉन एकेडमिक्स, कल्चरल, सोशल, कोई कुछ भी घटनाएं जो हमारे चारों तरफ हो रही है, उनके प्रति संवेदनशील होना या उनका संज्ञान लेना। इसके अंतर्गत
सबसे पहले ग्रहण करना या रिसीव करना, परिस्थिति या घटनाओं के प्रति सजग होना, संवेदनशील होना, अवेयर होना, ग्रहण करने की इच्छा होना, विलिंगनेस टू रिसीव। घटनाओं को तभी हम उनको रिसीव कर पाएंगे जब हमारे अंदर उनको रिसीव करने की या उनको ग्रहण करने की इच्छा होगी। नियंत्रित अथवा सुनिश्चित ध्यान आकर्षित करना, उन परिस्थितियों, उन घटनाओं के प्रति सुनिश्चित ध्यान आकर्षित करना या उनके प्रति आकर्षण दिखाना या उन पर ध्यान देना। इसके लिए हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स, जो कि ये बताती हैं कि हम क्या करें कि हम रिसीविंग हो रही है। स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट, हमारे चारों तरफ होने वाली घटनाओं को स्वीकार करना। टू रिसीव, ग्रहण करना। अपेक्षाकृत अधिक आदर या चाह से चुनना या बढ़ाना, यानी उन घटनाओं के प्रति या उन परिस्थितियों के प्रति आदर शो करना, आदर जो है रिस्पेक्ट शो करना, या उनको चाह से चुनना कि हाँ मैं इस घटना में इंटरेस्टेड हूं। टू प्रेफर, उनको प्राथमिकता देना, उनको सुनना, उन पर स्टेटमेंट देना, कथन करना, उनके बारे में बात करना। प्रत्यक्षीकरण करना, टू परसीव, उनको ग्रहण करने की, कैसे उनको उन घटनाओं का विटनेस बनना, उनको जानना, समझने की कोशिश करना। और चयन करना, छांटना, हमारे चारों तरफ तो न जाने कितनी घटनाएं होती हैं, उसमें से घटनाओं को छांटना, चयन करना, समझना और उनको रिसीव करना, ये सब रिसीविंग या आग्रहण, ये बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज है। हमारे चारों तरफ न जाने कितनी घटनाएं, कितनी परिस्थितियां होती हैं, लेकिन उनमें से किन के प्रति हम संवेदनशील होते हैं या किन पर हम ध्यान देते हैं या उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, विलिंगनेस शो करते हैं। नंबर 2 है अनुक्रिया करना या रेस्पॉन्ड करना। हमने ग्रहण किया, अब बारी है हमारे रिफ्लेक्ट करने की, रेस्पॉन्ड करने की। अनुक्रिया करने के लिए प्रतिबद्ध होना, जैसे एकेडमिक एक्टिविटीज है तो आप अनुक्रिया करने के लिए प्रतिबद्ध है, आपको उनके लिए अनुक्रिया करना ही करना है। लेकिन बहुत सी ऐसी घटनाएं होती हैं कि जहां पर आप कुछ के लिए अपने को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं कि मुझे यहाँ पर इसके लिए अनुक्रिया करनी चाहिए, और कभी कभी आप ये सोचते हैं कि इसमें मेरी प्रतिक्रिया की या मेरे अनुक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं। किंतु यहाँ पर हम पढ़ाई के संदर्भ में, शिक्षा के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो अनुक्रिया करना, रेस्पॉन्ड करना, किसी भी घटना के स्टिमुलस के प्रति रेस्पॉन्स करना। अनुक्रिया करने के लिए वचनबद्ध होना, एजुकेशन में तो ये होता ही, आप ये नहीं कह सकते कि मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं नहीं, उसके लिए सहमति देना, वचनबद्ध होना, यानी कक्षा में अगर आपसे प्रश्न किया जाएगा तो आप प्रतिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं, जवाब देने के लिए आपको सहमत होना ही पड़ेगा जवाब देने के लिए। अनुक्रिया के लिए इच्छा होना, विलिंगनेस टू रेस्पॉन्स, अनुक्रिया के लिए आपके अंदर से इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे इस पर प्रतिक्रिया करनी। यदि वो विद्यालय की शैक्षिक क्रियाएं हैं, समाज की कोई रिस्पॉन्सिबल परिस्थितियां हैं, तो आपको अनुक्रिया करने के लिए विलिंगनेस शो करनी ही चाहिए। अनुक्रिया करने में संतुष्ट होना, अच्छा महसूस करना, सेटिस्फाइड महसूस करना, रिस्पॉन्स करके अपनी जिम्मेदारी को समझना। तो इसके लिए हम एक्शन वर्ब्स पे अगर जाते हैं तो उत्तर देना, आंसर करना, कथन करना, किसी उसको सूचीबद्ध करना, लिस्ट करना, चुनना, चयन करना, छांटना, सेलेक्ट करना, उसको लिखना, लिख के रिस्पॉन्ड भी हो सकता है, विकसित करना, उसमें सहयोग देना, उसको आगे बढ़ाने में। तो ये सब हमारे अनुक्रिया करने या रेस्पॉन्डिंग या हमारा पहले उद्देश्य के पश्चात स्टिमुलस एंड देन आगे मतलब रिसीविंग, देन अनुक्रिया करना, ये आता है। तीसरा आता है अनुमूल्यन, वैल्यूइंग। वैल्यूइंग मीन्स कॉन्सेप्ट्स जो हमारे चारों तरफ है उनको वैल्यू करना, उनका मूल्य समझना। शैक्षिक क्रियाओं के दौरान हमारे साथ बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, जैसे मैंने आपको कहा रिसीव करना, लेकिन रिसीव हम बहुत कुछ करते हैं, उस पर रेस्पॉन्ड भी बहुत करते हैं, लेकिन हमको बाद में लगता है इसमें कोई फायदा नहीं है, या इसमें मेरे उसकी कोई वैल्यू नहीं है रेस्पॉन्ड की, या मेरे रेस्पॉन्ड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि नहीं, मुझे रेस्पॉन्ड करना चाहिए,
मुझे इस बात को वैल्यू देनी चाहिए, मुझे उसको मूल्य देना चाहिए, उसका समझना चाहिए इस बात का मूल्य। जैसे इस समय आपने देखा अम्फान तूफान आया या कोविड-19 का इस समय पेंडेमिक चल रहा है, तो आप देख रहे हैं कि लोगों को वॉलंटियर्स की जरूरत है। लोगों को समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें खाना भी नसीब नहीं है, जिनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। तो हम इस बात को वैल्यू करें कि समाज को मेरी आवश्यकता है, मुझे अपना सहयोग देना चाहिए। वो पैसे से हो सकता है, वो सामाजिक रूप से हो सकता है, वो मेरा आर्थिक अपने स्वयं का फिजिकल सहयोग हो सकता है। मैं किस रूप में समाज को सहयोग करूंगा, मैं इस बात को वैल्यू देता हूं या नहीं देता हूं। तो ये क्षमताएं भी तीसरे नंबर पर, ये भाव है हमारे अंदर जो पैदा किया जा रहा है शिक्षा के द्वारा, कि हम अच्छी बातों के लिए, समाज में जागरूक दिखने के लिए हम कुछ बातों के लिए रिस्पॉन्ड करें और उन बातों को वैल्यू दें। तो प्रत्ययों का अनुमूल्यन करना या समझना कि मेरे चारों तरफ जो कॉन्सेप्ट बार बार मेरे सामने कई चीजें आ रही हैं, लेकिन मैं उनमें से किन चीजों को वैल्यू करूंगा, किस मूल्य को मैं स्वीकार करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा वैल्यू को, किस मूल्य को अपेक्षाकृत अधिक आदर दूंगा। दो मूल्य आपके सामने, दो बातें हैं, एक में आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा और आपको पैसा भी मिलेगा। एक में आपको पैसा ज्यादा मिलेगा लेकिन आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो आप किसको प्रेफर करेंगे? तो मूल्य को ये जानना कि कौन ज्यादा वैल्यूएबल है मेरे लिए, किसी मूल्य का अपेक्षाकृत आदर करना या उसकी प्रशंसा करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छी चीजों को आप वैल्यू दें, उनकी प्रशंसा करें, समाज में उनका प्रचार प्रसार होता है। प्रेफरेंस फॉर अ वैल्यू ये दिखाता है अगर आप किसी बात को वैल्यू करते हैं या उसकी प्रशंसा करते हैं, इट मीन्स आप उसे जीवन में प्रेफरेंस देते हैं, उसको प्राथमिकता देते हैं। किसी मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता, कमिटमेंट टू अ वैल्यू। आप कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिनसे आप बंधे होते हैं, मुझे तो ऐसा करना ही करना है, मैं तो ऐसी परिस्थिति। बच्चे अपने माँ बाप की बात भी नहीं मानते ऐसे, माँ बाप कहते हैं नहीं बाहर मत जाओ, ऐसा वो कहता है क्यों, जो और लोग काम कर रहे हैं वो भी तो किसी के बच्चे हैं। एक डॉक्टर के माँ बाप अगर कहें कि तुम कोविड-19 चल रहा है तो मत जाओ, तो वो कहेगा कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इस बात को वैल्यू करता हूं अपनी एजुकेशन को, मुझे समाज में सेवा करनी ही चाहिए। तो वो अपनी उस प्रोफेशन को वैल्यू देगा और बाकी चीजों को, जो फैमिलियल जो वैल्यूज है उनको सेकंड वैल्यू देगा, लेकिन अपने प्रोफेशन को फर्स्ट मानते हुए वो उसमें सहयोग देगा। तो इसके लिए एक्शन वर्ब्स है भाग लेना, टू पार्टिसिपेट, इंगित करना, उसको इंडिकेट करना, उसको संकेत करना, निर्णय करना, डिसाइड करना उसके फेवर, प्रभावित करना या इन्फ्लुएंस करना या उस पर प्रभाव डालना और विकसित करना, उसको आगे बढ़ाना, उस पर काम करना। तो ये सारी बातें हमारे समाज में मूल्यों का विकास व्यक्ति के अंदर किस प्रकार होता है, इसी प्रकार होता है कि हम चीजों को रिसीव करते हैं, उन पर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्ड करने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि इन मूल्यों को हम जीवन में रखें या न रखें, या इसको हम वैल्यू दें या ना दें। प्रत्ययीकरण, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन विभिन्न मूल्यों का प्रतिपादन करना। संसार में न जाने कितने मूल्य हैं, सौंदर्यात्मक मूल्य है, ललित कलाओं से संबंधित मूल्य हैं, आर्थिक मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज हैं, मानवीय मूल्य हैं, सामाजिक मूल्य हैं, वैज्ञानिक मूल्य हैं, या आपके आर्थिक मूल्य हैं, राजनीतिक मूल्य हैं, कई मूल्य हैं। लेकिन मूल्यों का स्वयं के लिए प्रतिपादन करना, फॉर्मुलेट करना कि मैं कौन से वैल्यूज को प्रेफरेंस दूंगा या अपने अंदर धारण करूंगा, ये बात यहां पर है। मूल्यों में विविधता के फलस्वरूप प्राप्त किए गए मूल्य के संबंध में प्रत्यय निर्माण करना, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना, उसका कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करना। मैंने कहा हमारे पास कई सारे वैल्यूज हैं, लेकिन उन वैल्यूज को मैं कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना, माइंड में कॉन्सेप्ट बिठाना कि मेरे लिए ये ज्यादा वैल्यू करता है। माइंड में कॉन्सेप्ट मैपिंग हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को अगर एक शब्द में डिस्क्राइब करना हो तो आप कहते हैं वो बहुत कंजूस है, आप कहते हैं अरे वो तो बहुत सोशल है, आप कहते हैं अरे वो तो बहुत ही मतलब सच्चे अर्थों में इंसान है। क्या है ये सब? आप उसने मूल्यों को किस तरह से कॉन्सेप्चुअलाइज किया, अपने जीवन में किस तरह से उनको प्रत्यय को अपने अंदर समाहित किया है,
ये इस पर डिपेंड करता है। और इस कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन के लिए मैं अगर कहूं तो अपने लिए मूल्यों का प्रतिपादन फॉर्मुलेट करते हुए, मूल्यों को प्रतिपादित करते हुए मनुष्य क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। उसी तरह का उसका सर्कल बनाता है, ऐसे लोगों से, ऐसी घटनाओं से, ऐसी संस्थाओं से संपर्क बनाना, संबंध स्थापित करना, अंतर करना, डिफ्रेंशिएट करना दो लोगों में, कौन मेरी तरह के लोग हैं, मेरी तरह सोच सकते हैं, मेरे काम को आगे बढ़ा सकते हैं, मेरे साथ काम कर सकते हैं, विश्लेषण करना, प्रदर्शन करना, तुलना करना। तो ये सारा आदमी मूल्यों को इस समय तोड़ रहा है ताकि वो अपने लिए, ये बच्चे की वो स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन की जबकि वो कॉन्सेप्ट अपने लिए बना रहा है। शिक्षा में उसके सामने बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं, आदर्श कथाएं भी आ रही हैं, उसके शिक्षक उसके सामने स्वयं आदर्श बनकर खड़े हैं, उसके माता पिता उसके सामने आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज में लोग उसके लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं, समाज में ऐसे बहुत से लोग प्रोफेशनल जो उसके सामने अपना आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो उन सबको कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है, अपने लिए वैल्यूज को फॉर्मुलेट कर रहा है, उन सबका विश्लेषण करते हुए, उनमें डिफ्रेंशिएट करते हुए, प्रदर्शन करते हुए, तुलना करते हुए वो अपने लिए वैल्यूज का को कॉन्सेप्चुअलाइज कर रहा है या अपने अंदर समाहित कर रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्यवस्थापन या संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन किसका, वैल्यूज का। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे जो उद्देश्य है ये एक बढ़ते हुए क्रम में है। तो रिसीविंग से रेस्पॉन्डिंग से होके अगर हम चलें तो हम देखते हैं कि एक क्रम है बढ़ता हुआ। जो पहले वाला है वो अगले वाले को आधार प्रदान कर रहा है, जो अगला है वो और अगले वाले को आधार प्रदान कर रहा है। तो रिसीविंग और रेस्पॉन्डिंग से चलते चलते हम जो है यहाँ पर वैल्यू फॉर्मेशन पे, वैल्यू कॉन्सेप्चुअलाइजेशन पर, और अब हम ऑर्गेनाइजेशन पर आ गए। अब वैल्यूज को ऑर्गेनाइज करना मतलब क्या है। जब भी हम कोई काम करते हैं हम डिसाइड करते हैं कि हम पहले नंबर पर क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर क्या करेंगे। तो व्यवस्थापन और संगठन भी मूल्यों की प्रणाली का प्रत्ययीकरण करके उसको व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करना है। अर्थात जैसे मेरे अंदर 5 वैल्यूज है सपोज, ज्यादा, पर नंबर 1 है मेरे पास ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू, नंबर 2 है मेरे पास साइंटिफिक वैल्यू, नंबर 3 है मेरे पास सोशल वैल्यू, नंबर 4 है मेरे पास प्रोफेशनल वैल्यू, और 5वें नंबर पर है मेरे पास आर्थिक वैल्यू या इकोनॉमिक वैल्यू। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने अपने वैल्यू के क्रम को व्यवस्थित किया है, उसको ऑर्गेनाइज किया है। मैं पहले प्रेफरेंस किसको दूंगी, प्राथमिकता, मैं दूसरे प्रेफरेंस किसको दूंगी, मैं तीसरे किसको दूंगी, चौथे। यही प्रेफरेंस दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरी हो सकती है, उसके लिए आर्थिक मूल्य, इकोनॉमिक वैल्यू पहला नंबर हो सकता है, पॉलिटिकल वैल्यू दूसरा नंबर हो सकता है, सोशल वैल्यू तीसरा नंबर हो सकता है, चौथा नंबर आपका जो है ह्यूमैनिटेरियन वैल्यू हो सकता है। हर एक व्यक्ति का मूल्यों का व्यवस्थापन या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन फर्क होता है, इसीलिए हर व्यक्ति को आप अलग अलग नामों से जानते हैं, और अलग अलग नामों से मीन्स उसके गुणों के आधार पर, उसकी वैल्यूज के आधार पर आप उस व्यक्ति के बारे में, जैसे मैंने अभी कहा कि वो व्यक्ति बहुत कंजूस है, वो बहुत सोशल है, या वो बहुत पॉलिटिकल है, या वो बहुत मानवीय सरोकारों वाला व्यक्ति है। तो ये जो उस व्यक्ति को जो नाम दिए जाते हैं ये वैल्यूज पर, उसके वैल्यूज के संगठन के आधार पर दिए जाते हैं कि उसमें कौन सी वैल्यूज है जो टॉप मोस्ट रैंकिंग है, कौन सी वैल्यूज है जो लास्ट मोस्ट है। तो इस पर ये सब डिपेंड करता है। तो वैल्यूज का ऑर्गेनाइजेशन, व्यक्ति पहले तो वैल्यूज को बनाना, कॉन्सेप्चुअलाइज करना, फिर उसके बाद उनको व्यवस्था रूप से एक क्रम प्रदान करना, उसमें प्रेफरेंस तय करना, 1 2 3 4 रैंकिंग करना, ये सब कहलाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वैल्यू सिस्टम। तो मूल्यों के इंटर रिलेशनशिप को डिटरमाइन करना या उसका निर्धारण करना। तो वैल्यूज हमने ले ली समाज से, परिवार से, विद्यालय से, अपने पीयर ग्रुप से, लेकिन उनको किस तरह से हमने संगठित किया, ये 5वां हमारा भावात्मक पक्ष या अफेक्टिव डोमेन का जो 5वां उद्देश्य है वो इससे संबंधित है। और इसके लिए हमारी एक्शन वर्ब है संगठित करना, व्यक्तिगत करना, तो ऑर्गेनाइज करना, निर्णय लेना, सह संबंधित करना, निर्धारित करना, उत्पादन करना, सहचर्य स्थापित करना, एसोसिएट करना।
तो ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि जैसे आप व्यक्ति होता है वैसे उसकी संगत होती है, वैसे ही लोगों की सहचर्य में वो रहता है, उन्हीं लोगों से एसोसिएट करता है। तो ये मूल्य के ऑर्गेनाइजेशन का ही प्रभाव है कि एक जैसे स्वभाव, एक जैसे मूल्यों वाले व्यक्ति एक साथ होते हैं या एक दूसरे की बात का समर्थन करते हैं, प्रशंसा करते हैं, आदर करते हैं या सुनते हैं। लास्ट आता हमारे पास चरित्र निर्माण या चारित्रीकरण, कैरेक्टराइजेशन। चरित्र निर्माण या चारित्रीकरण मूल्यों की प्रणाली को स्वीकार करके, व्यवस्थित करके चरितार्थ करना। चरितार्थ करना अर्थात उनका अनुसरण करना, उनको अपने जीवन में ढालना और उनको रिफ्लेक्ट करना, जिससे कि हमारा कैरेक्टर रिफ्लेक्ट होता है। किसी के, मैंने अभी आपको कहा था कि व्यक्ति का नाम तो वो मूल्यों के आधार पर है। जो इसकी फाइनेस्ट स्टेज है, लास्ट स्टेज है, वो है कैरेक्टर बिल्डिंग। तो हमारा जो कैरेक्टर है, हमारा जो चरित्र है, वो हमारे मूल्यों को प्रकट करता है कि हम में कौन से मूल्य हैं। तो इस प्रकार लास्ट स्टेज ये है हमारी। तो मूल्यों की प्रणाली को स्वीकार करके उनको चरितार्थ करना, उनका अनुसरण करना, व्यवहार को नियंत्रित करने वाले मूल्यों को जनरलाइज करना, सामान्यीकरण करना, ताकि मेरे व्यवहार सामान्य व्यवहार रहे मेरा। मैं किस तरह का एक व्यक्तित्व होना चाहता हूं, ये मेरे कंसेप्चुअलाइजेशन पे, मेरे वैल्यू डिटर्मिनेशन पर ही डिपेंड करता है। तो इसके लिए हमारे पास एक्शन वर्ब्स है। विकसित करना, पुनरावृत्ति करना, बार बार उन्हीं कामों को करना, ये दिखाता है कि मैं उस वैल्यू में बिलीव करता हूं। परिवर्तन करना, चेंज करना, उसको उसी वैल्यू के हिसाब से ढालना जिसको आप प्रेफर करते हैं। सामना करना, अपनी वैल्यूज के लिए, अपने उसके लिए मतलब बहस करना, लड़ जाना, अडिग रहना, पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, स्वीकार करना, निर्णय लेना, ये सारी चीजें हमारे कैरेक्टराइजेशन या चारित्रीकरण या चरित्र निर्माण को दिखाती है, जो कि हाईएस्ट स्टेज है अफेक्टिव डोमेन की, अफेक्टिव डोमेन ऑब्जेक्टिव्स। तो इस प्रकार जो हमारा भावात्मक पक्ष है, जो कि हमारे व्यक्तित्व के निर्माण का एक बहुत ही अहम किरदार, भूमिका अदा करता है, उसके ये इस कैटेगरी में ये 6 उद्देश्य आते हैं। और ये हायरार्कियल ऑर्डर में इसी प्रकार है जिस प्रकार की मैंने आपको अभी बताया। अगले पार्ट में हम लोग इससे अगले साइकोमोटर डोमेन के जो हमारे उद्देश्य हैं उनके विषय में पढ़ेंगे।